रिलेशनल मॉडल और नॉर्मलाइजेशन का नेक्स्ट हमारा चैप्टर है, फिफ्थ चैप्टर। बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें मेजर जो हमारा टॉपिक होगा नॉर्मलाइजेशन का। काफ़ी देर से हम डिस्कस कर रहे हैं नॉर्मलाइजेशन को, तो अब हम नॉर्मलाइजेशन की तरफ मूव करेंगे इस चैप्टर में। नॉर्मलाइजेशन से पहले कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें आएंगी जो बेस है नॉर्मलाइजेशन के लिए। तो मैं नेक्स्ट मूव कर रहा हूँ कोर्स वाइंड अप करने के लिए। एक हमारा नॉर्मलाइजेशन का ये मेजर टॉपिक रह गया है, और इसके बाद हम एसक्यूएल का जो हमारा मेन टॉपिक है चैप्टर पूरा उसका, वो हम देखेंगे। तो जैसे मैंने भी आपको बताया है कि सेमेस्टर का अभी कोई कंफर्म नहीं है कि कब आपका एंड हो रहा है या ऑनलाइन क्लासेस आपकी कब तक चलेंगी, लेकिन अब उम्मीद है कि टाइम जो है वो काफ़ी कम है, क्योंकि 15 तक तो था कि ये आपका ऑनलाइन चलेगा क्लासेस 15 जुलाई तक। तो अभी भी मुझे ऐसे ही लग रहा है कि 15 तक आपका शायद चले, लेकिन थोड़ा सा प्लस माइनस होगा, ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन ये है कि जैसे गवर्नमेंट की तरफ से भी न्यूज़ आ रही है कि फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, लाइक ईद के फ़ौरन बाद हो सकता है कि ये यूनिवर्सिटी आपकी ओपन हो, लेकिन एग्ज़ाम का अभी मुझे क्लियर नहीं है कि कैसे होगा। तो उम्मीद है कि आपका ईद के बाद जो फर्स्ट सेकंड वीक है उसमें आप दोबारा यूनिवर्सिटी ज्वाइन करेंगे। तो इसलिए टाइम अब शॉर्ट है, तो मैं अब अगेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे जो रह गए हैं उनको कवर करने की कोशिश करूँगा। तो आज हम ये फिफ्थ चैप्टर में जो चीज़ें हैं कुछ उनको देखेंगे। फोर्थ मैंने अभी फ़िलहाल स्किप किया है, बेसिक उसमें भी चीज़ें हैं, लेकिन ये कंटेंट्स जो हमारे फिफ्थ चैप्टर के अंदर हैं ये हमारी आउटलाइन का पार्ट है। जो इम्पोर्टेंट हमें चीज़ें रिक्वायर्ड हैं ये उनमें इंक्लूड होता है चैप्टर। तो मैं मूव करता हूँ, कुछ चीज़ें हमने क्योंकि रिलेशनल मॉडल यहाँ पे अगेन स्टार्ट में आ रहा है, लेकिन रिलेशनल मॉडल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, काफ़ी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो वो मैं स्किप कर दूंगा, जैसे जैसे चीज़ें मेरे सामने आएंगी मैं देख लूँगा कौन सी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। तो ये हम रिलेशनल मॉडल ऑलरेडी देख चुके हैं कि डॉक्टर E.F. कोड साइंटिस्ट था जिसने ये प्रपोज किया था रिलेशनल मॉडल। बेसिकली उसने एक रिसर्च पेपर यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि रिसर्च पेपर उसने एक पब्लिश किया था, रिलेशनल मॉडल ऑफ डेटा फॉर लार्ज शेयर डेटा बैंक्स इन 1970 में। इसने एक पेपर प्रपोज किया था, प्रेजेंट किया था, जिसमें 12 रूल्स थे। तो ये कहा गया कि कोई भी DBMS, कोई भी सॉफ्टवेयर, लाइक जो हम एप्लीकेशन प्रोग्राम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, अगर कोई सॉफ्टवेयर इन 12 रूल्स को सेटिस्फाई करता है, दैट विल बी नोन एज अ फुल रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम। तो 12 रूल्स वो कौन से हैं, ये नेक्स्ट हमारे पेजेस के ऊपर अगेन आ रहे हैं। तो आजकल हम कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम एज अ DBMS यूज़ कर रहे हैं दैट सेटिस्फाइज ऑल दीज 12 रूल्स। क्योंकि रिलेशनल डेटाबेस की जब हम बात करते हैं तो रिलेशनल डेटाबेस के अंदर हमें पता है कि हम डेटा टेबल की फॉर्म में स्टोर करते हैं, और डेटा हमारा लिंक होता है, टेबल आपस में शेयर्ड होते हैं। तो जब डेटा की शेयरिंग हो रही है, लिंकेज हो रहा है, तो वहाँ पे कुछ रूल्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं डेटा की इंटेग्रिटी को इम्प्रूव करने के लिए, या डेटा की रिडंडेंसी को कंट्रोल करने के लिए। तो बेसिक रिलेशनल मॉडल का पर्पस जो है वो डेटा की इंटेग्रिटी को इंश्योर किया जाए और डेटा की रिडंडेंसी को कंट्रोल किया जाए। तो कोई भी DBMS जो हम यूज़ करते हैं, अगर वो 12 रूल्स जो डॉक्टर E.F. कोड ने प्रेजेंट किए थे अगर उनको सेटिस्फाई करता है, तो दैट मीन्स दैट इज अ फुली RDBMS। तो वो रूल्स आगे जाके हम डिस्कस करते हैं। तो रिलेशनल डेटाबेस की टर्मिनोलॉजीज ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, वी आर वेल फेमिलियर विद दीज टर्म्स। व्हाट इज प्राइमरी की, रिलेशन, डोमेन, रजिस्टर, डोमेन क्या होती है, डोमेन नेम क्या होती है, डोमेन क्लास, एट्रीब्यूट एंड टपल्स, ये सारी चीज़ें हमें पता है। व्हाट इज रिलेशन, व्हाट इज टपल, व्हाट इज एट्रीब्यूट, डोमेन, डिग्री एंड कार्डिनैलिटी। मेरा ख्याल है ये सारी चीज़ें हम गो थ्रू ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं। अगर अभी भी किसी को कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, पूछ लें अभी भी आप क्वेश्चन, अगर इनमें कोई आपको चीज़ कन्फ्यूजिंग है।
देन हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ रिलेशनल डेटाबेस, ये भी हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि डेटा की इंटेग्रिटी मीन्स रिलायबिलिटी, डेटा इंडिपेंडेंस, स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंस, डेटा कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी, और डेटा इजी रिट्रीवल एंड शेयरिंग, ये हमें एडवांटेजेस मिलते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से। देन ये एक और हमारा जो मेजर टॉपिक है कीज़ का, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। डेटा को हम टेबल के अंदर जब स्टोर करते हैं तो डेटा की इंटेग्रिटी, डेटा की रिलायबिलिटी को इंश्योर करने के लिए हम कीज़ यूज़ करते हैं। तो की हमारे पास कोई भी एक एट्रीब्यूट होता है हमारे टेबल के अंदर, रिलेशन के अंदर, जिसको हम एज अ की एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, जो डेटा को यूनिक बनाने के लिए रोल परफॉर्म करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोई भी टेबल यूज़ करते हैं तो दो चीज़ें आपको यहाँ पे याद होनी चाहिए, व्हाट आर की एट्रीब्यूट्स एंड व्हाट आर नॉन की एट्रीब्यूट्स। की एट्रीब्यूट वो होते हैं टेबल के अंदर जिनको आप एज अ की यूज़ कर सकते हो। की कोई भी हो सकती है, नीचे की टाइप भी आ रही है। तो की हमारे पास कोई भी टेबल के अंदर एट्रीब्यूट जिसको हम की के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम रोल नंबर को एज अ की एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं, हम रजिस्ट्रेशन नंबर को एज अ की यूज़ कर सकते हैं, हम CNIC को यूज़ कर सकते हैं। बहुत से एट्रीब्यूट हमारे पास जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं, बहुत से एट्रीब्यूट्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो कुछ उनमें से ऐसे एट्रीब्यूट होते हैं जिनको हम एज अ की यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डेटा के अंदर नॉर्मली हम एक एट्रीब्यूट को एज अ की यूज़ कर लेते हैं। जो रिमेनिंग होते हैं, हम होते तो वो की एट्रीब्यूट है, लेकिन हम उनको की के तौर पे यूज़ नहीं करते। इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनको हम की यूज़ नहीं कर सकते, तो दोज आर नॉन की एट्रीब्यूट्स, जिनको हम कहते हैं नॉन की एट्रीब्यूट, लेकिन वो की के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं या वो किसी की एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। तो दो तरह की चीज़ें हैं, की एट्रीब्यूट एंड नॉन की एट्रीब्यूट। तो की का बेसिक हमारे पास मकसद है डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। जो भी हमारे पास टपल्स हैं, रोज हैं, हम उनको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए किसी भी एक एट्रीब्यूट को एज अ की एट्रीब्यूट यूज करते हैं। तो देयर आर नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ कीज। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सुपर की? सुपर की क्या होता है? सुपर की इज एन एट्रीब्यूट और combination of one or more attributes, means कि हम एक या एक से ज़्यादा attributes को as a key use कर सकते हैं। तो एक या एक से ज़्यादा, लाइक एक, दो, तीन, चार। मैंने आपको बोला कि हम रूटीन में हमारी प्रैक्टिस है, सम टाइम हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम दो एट्रीब्यूट्स को मिला के एक की एट्रीब्यूट बना लेते हैं, लेकिन हमारे रूटीन प्रैक्टिस के अंदर हम यूनिकली डेटा जब आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं तो एक एट्रीब्यूट को हम की सेलेक्ट करते हैं। लेकिन सुपर की डेफिनेशन क्या है कि अगर आप एक या एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स को कंबाइन करके की बनाएंगे, दैट इज नोन एज अ सुपर की। सुपर की इज द मोस्ट जनरल टाइप ऑफ की। तो आप ये देख सकते हैं कि स्टूडेंट का टेबल इसने एज एग्जांपल लिया है, उसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं। तो अगर आप एट्रीब्यूट को आइडेंटिफाई करने के लिए एक कोई भी आइडेंटिफायर पिक करें, तो रजिस्ट्रेशन नंबर इज दैट यूनिक थिंग। एट्रीब्यूट यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर है, नेम है, फादर नेम है, क्लास है एंड एड्रेस है, बट इनके दरमियान सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन नंबर जो है उसको आप यूज़ कर सकते हैं एज एन आइडेंटिफायर। The name attribute cannot identify a tuple because two or more students may have the same name. Similarly, father name, class, address cannot be used to identify a tuple. It means that registration number is the super key for the relation. तो इस एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर ही ऐसा एट्रीब्यूट है जिसको हम एज आइडेंटिफायर यूज कर सकते हैं। देन एनी कॉम्बिनेशन, नीचे अगर आप कॉम्बिनेशन हम डेफिनेशन में जैसे पढ़ के आए हैं ऊपर कि वन और मोर का कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन में आप रजिस्ट्रेशन नंबर और नेम को भी कंबाइन करके सुपर की रख सकते हो। तो इट इज आल्सो एन एग्जांपल। सिमिलरली, रजिस्ट्रेशन नंबर और क्लास, रजिस्ट्रेशन नंबर और नेम एंड क्लास,
और ऑल्सो सुपर कीज। तो मीन्स कि आप वन और मोर के कॉम्बिनेशन को एज अ की यूज कर सकते हो, दैट इज सुपर की। देन कैंडिडेट की, कैंडिडेट की इज अ सुपर की। अब यहाँ पे ये तीन डेफिनेशन है, तकरीबन एक जैसी हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें टेक्निकल फर्क है, वो आपने यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है। अब वो कह रहा है कैंडिडेट की इज अ सुपर की। सुपर की क्या होती है? एक या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट। लेकिन कैंडिडेट की क्या है? इज अ सुपर की दैट कंटेन्स नो एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट। तो मीन्स कि हम कम से कम जितने एट्रीब्यूट यूज करेंगे, एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स एज अ की यूज नहीं करेंगे, तो वो फिर हमारा कैंडिडेट की होगा। तो मीन्स कि वो होगा तो हमारा सुपर की भी, लेकिन कम से कम अगर हम एट्रीब्यूट्स को यूज करेंगे तो हम कह सकते हैं कि एक हमारी सुपर की वो कैंडिडेट की भी है, क्योंकि अगर हम एक एट्रीब्यूट को यूज कर रहे हैं वो सुपर की भी है, वो कैंडिडेट की भी है। कैंडिडेट की कहता है कि आपकी कम से कम एट्रीब्यूट्स जो हैं वो एज अ की यूज होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप एग्जांपल में देख सकते हो कि सुपर की लाइक रजिस्ट्रेशन नंबर एंड नेम कंटेन एन एक्स्ट्रा फील्ड नेम। तो अगर आप नेम को खत्म करके सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर को एज अ की यूज करते हैं तो दैट इज अ सुपर की। अगेन सुपर की है वन और मोर, तो इसको आप कैंडिडेट की भी कहते हो। तो ये तकरीबन मिलती जुलती हैं, लेकिन कैंडिडेट के अंदर कम से कम एट्रीब्यूट्स आपने यूज करने। देन प्राइमरी की आपके पास इज अ कैंडिडेट की है। ये देखिए अब यहाँ पे जो है वो प्राइमरी की को कह रहा है कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्यों कह रहा है? बिकॉज फ्यूअर एट्रीब्यूट्स, कम से कम। तो नॉर्मली हम टेबल के अंदर अपना एक एट्रीब्यूट एज अ की यूज करते हैं, उसको प्राइमरी की बोलते हैं। तो प्राइमरी की अब आप कह सकते हो कि वो कैंडिडेट की भी एट द सेम टाइम है, वो सुपर की भी एट द सेम टाइम है। तो प्राइमरी की हम डेटा के अंदर यूज करते हैं किसी भी टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। रिलेशन में कंटेन मैनी कैंडिडेट की, लाइक आप ज्यादा एट्रीब्यूट्स को यूज कर सकते हो एज अ की। when the designer selects one of them to identify a tuple in a relation। तो प्राइमरी की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। a relation can have only one primary key, then each value in a primary key attribute must be unique। primary key cannot contain null values। null values किसको कहते हैं? those are blank। like जब हम डेटा एंटर करते हैं तो कुछ फील्ड्स ऐसे होते हैं जहाँ पे हम खाली छोड़ सकते हैं, हम कुछ भी अपनी इनपुट नहीं देते हैं, उसको कहते हैं ब्लैंक या नल वैल्यू। तो नल वैल्यू प्राइमरी की नहीं हो सकती है, क्योंकि हमने पूरी की पूरी एक रो को, एक टपल को, जो हम रिकॉर्ड बोलते हैं, उस रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करना है प्राइमरी की बेस के ऊपर। लाइक हम कहेंगे कि ये 1 2 3 रोल नंबर का कोई भी डेटा है, तो 1 2 3 हमें लाजमी देना पड़ेगा। अगर आप वहाँ पे प्राइमरी की को एम्प्टी छोड़ दो और बाकी रिकॉर्ड सारा लिख दो, तो किस चीज़ के ऊपर आप रिलाई करोगे? हम जो रिलाई प्राइमरी की के ऊपर कर रहे होते हैं, हम जैसे अपना पोर्टल एक्सेस करते हैं तो हमें अपना लाजमी CNIC देना पड़ता है। तो CNIC बेसिकली हमारी बैकएंड के ऊपर प्राइमरी की है। अगर आप CNIC नहीं देंगे, अपना पासवर्ड अकेला डाल दें, तो आपका लॉगिन नहीं होगा। तो दैट मीन्स कि CNIC देना, आपका जो प्राइमरी की है वो आपको देना कंपल्सरी है। इट कैन नॉट कंटेन अ नल वैल्यू। ये प्राइमरी की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये हम देख सकते हैं। देन ये एग्जांपल भी सेम आपके पास है, अल्टरनेट की। अब एक चीज को तो आपने प्राइमरी की यूज कर लिया, लेकिन मैंने बोला है आपके टेबल में एक या एक से ज्यादा की एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। अब ये रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर ये दोनों की एट्रीब्यूट है, लेकिन की एट्रीब्यूट में से आपने एक को प्राइमरी की बना लिया, दूसरे को आपने की यूज नहीं किया। तो दैट मीन्स उसको बनाया जा सकता था लेकिन आपने नहीं बनाया, तो मीन्स दैट इज अल्टरनेट की। जिसको आप प्राइमरी की बना लें वो प्राइमरी की है, जिसको आप छोड़ दें रिमेनिंग एट्रीब्यूट को, दैट इज योर अल्टरनेट की। और रिमेनिंग आपकी ये जो है नेम एंड क्लास, इट कैन नॉट बी यूज एज आइडेंटिफायर, तो हम इनको कहते हैं दीज आर नॉन की एट्रीब्यूट्स। देन कंपोजिट की है, अगर आप एक या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स को, लाइक ये कंपल्सरी है कि आपने कंपोजिट के अंदर कंपोजिट कॉम्बिनेशन से है, तो दो या दो से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स को अगर आप कंबाइन करके, टू और मोर एट्रीब्यूट्स को कंबाइन करके अगर आप की बनाते हैं, दैट इज द कंपोजिट की। तो सम टाइम हमें दो एट्रीब्यूट्स को भी कंबाइन करना पड़ता है, तो दैट इज कंपोजिट की। देन फॉरेन की है। फॉरेन की हमने डिस्कस किया था कि दो टेबल्स को जब आपने आपस में मिलाना है, दोनों को आपस में लिंक करना है, दोनों टेबल्स के अंदर आपके पास एक सेम की होनी चाहिए, दैट इज आइडेंटिफायर योर
आइडेंटिफायर हमारे पास जो है वो प्राइमरी की है, प्राइमरी की, रोल नंबर, और दूसरी साइड पे आपका जो टेबल जिसके साथ आपने लिंक करवाना है वो भी आपका अगेन सेम डेटा टाइप होना चाहिए। तो दोनों टेबल्स को जब आपने आपस में लिंक करवाना है, एक होगा आपका मास्टर टेबल जिसको आप पेरेंट टेबल कह सकते हैं, दूसरा आपका चाइल्ड टेबल। तो मास्टर टेबल की प्राइमरी की को जब आप चाइल्ड टेबल के सेम एट्रीब्यूट से कनेक्ट करेंगे तो एक साइड पे आपका ये प्राइमरी की होगा मास्टर टेबल का जो एट्रीब्यूट है, और दूसरी साइड पे आपका सेम जो एट्रीब्यूट एग्जिस्ट कर रहा है वो आपका फॉरेन की कहलाएगा। मास्टर साइड पे आपका यही एट्रीब्यूट जो है प्राइमरी की है, और चाइल्ड टेबल पे यही एट्रीब्यूट आपका फॉरेन की कहलाएगा। अब इस एग्जांपल में आप ये जो यहाँ पे एग्जांपल गिवन है आपको, यहाँ आप देख सकते हैं कि 1 to many का रिलेशनशिप है। कोई मुझे बता सकता है यहाँ पे 1 to many का रिलेशनशिप कैसे बन रहा है? सर इसमें एक सर स्टूडेंट स्टूडेंट डिफरेंट एक है, सब्जेक्ट्स, उसका वो सब्जेक्ट से ज्यादा है, हाँ जी, आप देखें कि मास्टर टेबल में आपके पास, इसलिए 1 to many। हाँ जी, एक स्टूडेंट, ये क्योंकि प्राइमरी की है, ये प्राइमरी की वजह से ये रोल नंबर्स रिपीट नहीं होंगे, मींस 1 2 3 एक दफ़ा ही आएगा। लेकिन इस साइड पे आप देखें कि रोल नंबर ये आइडेंटिफायर तो है लेकिन ये प्राइमरी की नहीं है। प्राइमरी की यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपने दोनों को मिला के एज अ प्राइमरी की यूज किया है, दैट इज योर कंपोजिट की। तो कंपोजिट की हमारे पास जो है वो आइडेंटिफायर के तौर पे हम यूज कर रहे हैं। तो इस वाले चाइल्ड टेबल के अंदर हमने रोल नंबर को एज अ की यूज नहीं किया क्योंकि यहाँ पे ये रिपीट होना है रोल नंबर, क्योंकि एक स्टूडेंट जो है वो एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ सकता है और उसके एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में मार्क्स हो सकते हैं। तो इसलिए आपने रोल नंबर को आइडेंटिफायर नहीं बनाया है, आपने एक सब्जेक्ट एट अ टाइम पढ़ना है। तो मीन्स कि आपने एक सब्जेक्ट को और रोल नंबर को आपस में लिंक कर दिया, मींस रोल नंबर 1 और इंग्लिश ये आइडेंटिफायर है। अब 1 और इंग्लिश इस टेबल के अंदर रिपीट नहीं होगा। इसी तरह 1 और मैथ एक दफ़ा आ जाएगा लेकिन ये 1 रिपीट हो रहा है क्योंकि इसका आपने अदर साइड पे जो रोल नंबर है उसके साथ लिंक बनाया। तो आपने ये जो आइडेंटिफायर है दोनों को मिला के इसलिए लगाया है क्योंकि आपका यहाँ पे 1 और इंग्लिश रिपीट नहीं होना चाहिए। रोल नंबर 1 का इंग्लिश का सब्जेक्ट आ गया, रोल नंबर 1 का मैथ का आ गया, रोल नंबर 1 का कंप्यूटर का आ गया, इसी तरह बाकी स्टूडेंट्स के आपके पास जो है वो तमाम रिजल्ट्स आ गए। तो ये क्लियर है? यस सर। अच्छा, इस चीज़ को कहते हैं रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। नीचे इसकी अगेन डेफिनेशन और वो पैराग्राफ सेपरेट से भी आ रहा है, तो मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आपने रेफरेंशियल इंटेग्रिटी इन्फोर्स की है। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी क्या होता है? बेसिकली ये दो टेबल का आपस में रेफरेंस है। तो रेफरेंशियल इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी किसको कहते हैं? रिलायबिलिटी को। हमने कंस्ट्रेंट यहाँ पे क्या लगाया है कि जब तक आपके पेरेंट टेबल में एक रोल नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा वो चाइल्ड में नहीं आ सकता है। तो आप देखें कि यहाँ पे सिर्फ वही रोल नंबर्स आ रहे हैं जो पेरेंट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब अगर हम यहाँ पे लास्ट में जाके एक रोल नंबर 4 खुद से एंटर करें तो हमें वो 4 रोल नंबर एंटर नहीं करने देगा, वो रेफरेंशियल इंटेग्रिटी का हमें एरर देगा क्योंकि हमारे पास बैक पे रोल नंबर 4 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो जब तक बैक पे हमारा वो रोल नंबर नहीं होगा आप चाइल्ड में एंटर नहीं कर सकते, मींस रोल नंबर 4 के आप मार्क्स एंटर किसी भी सब्जेक्ट के नहीं कर सकते। दैट इज नोन एज रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। इसी तरह अगर हम यहाँ पे रोल नंबर 3 को डिलीट कर दें तो ये रोल नंबर 3 के सारे रेकॉर्ड्स जो हैं वो डिलीट हो जाएंगे। ये भी रेफरेंशियल इंटेग्रिटी, मैंने आपको एमएस एक्सेस में वहाँ पे ऑप्शन ये आए भी थे, एनफोर्स रेफरेंशियल इंटेग्रिटी और कैस्केड अपडेट और कैस्केड डिलीट का एक चेक बॉक्स था, मैंने आपको शायद दिखाया भी था। तो उससे ये होता है कि आप
जब डिलीट करते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग तमाम जगहों पे जो रेफरेंसेस हैं वो डिलीट हो जाएंगे। अगर आप किसी चीज़ को अपडेट करते हैं तो वो अपडेट भी हो जाएंगे। तो दिस इज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। देन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कुछ कंपोनेंट्स हैं, ये भी हमें ऑलरेडी पता है कि डीबीएमएस के जो हमने कंपोनेंट्स पढ़े थे वो सेम लाइक है। आपके पास फाइल मैनेजर होगा इस सॉफ्टवेयर के अंदर, डेटाबेस मैनेजर होगा, क्यूरी प्रोसेसर होगा। क्यूरी प्रोसेसर क्या होता है? क्यूरी कोई भी हम पुट करते हैं तो हमारी क्यूरी को प्रोसेस किया जाता है, तो डीबीएमएस का एक पार्ट होता है। डीबीएमएस का एक कंपोनेंट है जो क्यूरी को लिसन करता है, अंडरस्टैंड करता है, उसके रिलेटेड आपको आउटपुट कोई भी जो रिजल्ट है वो प्रोड्यूस करके देगा। एंड डेटा डिक्शनरी, वी आर वेल फेमिलियर विद द डेटा डिक्शनरी, डीएमएल प्री कंपाइलर एंड डीडीएल कंपाइलर। तो डीएमएल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज जो है उसका काम होता है डेटा को मैनिपुलेट करना, लाइक इंसर्ट, डिलीट, अपडेट का। तो प्री कंपाइलर हमारी इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करता है। स्टेटमेंट को हम लाइक अपनी वर्डिंग में कोई भी लिखते हैं कि हम कहते हैं सेलेक्ट एनीथिंग फ्रॉम आवर डेटा, तो हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो टेक्स्ट की फॉर्म में हम कमांड देते हैं, उसको इंटरप्रेट करता है प्री कंपाइलर। और अगेन डीडीएल कंपाइलर आपकी कमांड्स को कन्वर्ट करता है फाइल्स के अंदर। लाइक हम डीडीएल कंपाइलर क्या होता है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। एक चीज होती है डेटा को स्टोर करवाना और दूसरा होता है रिट्रीव करवाना। तो डेटा को क्रिएट करना, स्टोर करवाना, ये सारी एक्टिविटीज डीडीएल प्री कंपाइलर की। हम डेटा को स्टोर कहीं भी करवाते हैं, तो ये डेटा कैसे स्टोर करवाना है, किसके पास क्या राइट्स हैं डेटा के अंदर, कौन से कंटेंट्स हैं, तो ये डीडीएल कंपाइलर का काम है फाइल को कंपाइल करना। तो ये हमारे पास जो है कंपोनेंट्स हैं आरडीबीएमएस के। देन रिलेशनशिप की कुछ टाइप्स हैं। वन रिलेशन मींस टेबल। रिलेशन की कुछ टाइप्स हैं। वन इज बेस टेबल, क्यूरी रिजल्ट एंड व्यू। बेस टेबल हम मेन टेबल को कहते हैं। लाइक बैकएंड के ऊपर हमारे पास बहुत से टेबल्स पड़े होते हैं। हम अपना यूनिवर्सिटी का जो सिस्टम है उसकी एग्जांपल ले सकते हैं कि वी हैव बेस टेबल्स। हमें जो डेटा मिल रहा है हमारे पोर्टल में, हमने पहले भी काफ़ी दफ़ा डिस्कस किया है, हमारे पोर्टल के अंदर जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो बहुत से टेबल से आ रही है। लाइक टीचर्स की, एग्ज़ाम की, फ़ी की, योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। देर आर thousands of tables at the back end. तो back end के ऊपर जो tables हैं those are called base tables. ठीक है? A base table is a table that exists in a table database. तो database में बेतहाशा tables हो सकते हैं, तो उसमें से हम फिर क्यूरी रिजल्ट लेते हैं। क्यूरी रिजल्ट क्या होता है? एक हम क्वेश्चन पुट करते हैं कि बहुत से टेबल हैं लेकिन हमें तो वो चीज़ें चाहिए जो हमारे काम की हैं, तो हम एक क्यूरी पुट करते हैं, हम एक क्वेश्चन करते हैं, वी नीड ऑल दो स्टूडेंट्स हु बिलोंग्स टू फैसलाबाद। तो मीन्स के उस क्यूरी का रिजल्ट क्या आएगा? ओनली द स्टूडेंट्स हु बिलोंग टू फैसलाबाद। तो बेस टेबल बहुत से हैं लेकिन उसमें से हमें जो अपनी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन चाहिए दैट इज आवर ओन, लाइक फैसलाबाद के स्टूडेंट्स। देन व्यू क्या होता है? व्यू इज अ स्मॉल पोर्शन फ्रॉम द बेस टेबल। अब बेस टेबल्स, ये भी एक टेबल आपको एग्जांपल दी है कि बैकएंड के ऊपर ये एक टेबल है जिसमें तमाम स्टूडेंट्स की डिटेल पड़ी है। उनमें से आपने अपनी मर्जी का डेटा क्या उठाया, आपने रजिस्ट्रेशन नंबर उठाया और नेम उठाया, वो एक व्यू बन गया। अब ये व्यू आप किसी को भी शो करवा सकते हैं। इसकी एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल इज योर ओन पोर्टल। आपका अपना पोर्टल जो है वो आपका एक व्यू है। आप उसके अंदर एक क्यूरी आप क्या लगाते हैं कि मुझे मेरे रोल नंबर या मेरे सीएनआईसी के अगेंस्ट डेटा शो करवाया जाए। आप जैसे ही अपना सीएनआईसी पुट करते हैं तो बैकएंड पे हजारों स्टूडेंट्स का डेटा पड़ा हुआ है, लेकिन आपके पोर्टल का जो लॉगिन है वो सिर्फ आपको आपकी डिटेल शो करता है, तो दैट इज योर व्यू। तो व्यू अगेन इज द रिजल्ट ऑफ अ क्यूरी। जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है दैट इज नेवर मैच्ड विद समवन एल्स। आपका अपना डेटा, आपका अपना व्यू होगा जो आपसे रिलेटेड है, आपके रोल नंबर से रिलेटेड है। तो व्यू इज अ स्मॉल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बेस टेबल दैट इज आल्सो बेस्ड ऑन अ क्यूरी। क्यूरी हम कोई भी क्वेश्चन पुट करते हैं तो उसके रिजल्ट में हमें जो हमारी इंफॉर्मेशन मिल रही है जिसको हम सेपरेटली देख सकते हैं। लाइक आई कैन व्यू माई डेटा ऑन माई पोर्टल्स, माई फैकल्टी पोर्टल है, तो फैकल्टी पोर्टल के ऊपर मुझे सिर्फ वो क्लासेस शो होंगी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, वो स्टूडेंट्स शो होंगे जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ, तो दैट इज लाइक व्यू।
तो ये हमारे पास जो है वो रिलेशन की टाइप हैं। 10 एडवांटेजेस ऑफ व्यू। व्यू क्या होता है, मैंने सेपरेट से आपको बोला है कि एक इंफॉर्मेशन है जो आपको शो हो रही है, तो दैट इज सिक्योर, आप अपना डेटा ही सिर्फ देख रहे हैं। ईच यूजर कैन बी given permission to access the database only through a small set of views. The views contain specific data the user is authorized to see. तो आपको वो specific data जिसके लिए आप authorized हैं, आपको सिर्फ वो नजर आता है। The user is restricted to access only specific portion of stored data. Then query simplicity, आप एक simple query से वो ले सकते हैं। Structure simplicity है, insulation from change, data change नहीं होगा। A view can present a consistent and unchanged image of structure. like आप एक जो डेटा देख रहे हैं वो unchanged है, वो आपको सिर्फ वही डेटा, आपको क्योंकि परमिशन है उस डेटा को व्यू करने की, तो एक unchanged आपको डेटा नजर आएगा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन, ये बस मैं लास्ट करके तो मैं सेशन क्लोज करूंगा। उसके बाद हमारे ये कोड रूल्स आ रहे हैं, ये नेक्स्ट सेशन में फोरम से स्टार्ट करता हूँ, तो उसमें हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो रिलेशन की प्रॉपर्टी, रिलेशन किसको कहते हैं, टेबल को। टेबल की प्रॉपर्टीज क्या है, एटॉमिक वैल्यूज इन फील्ड। एटॉमिक किसको कहते हैं, यूनिक वैल्यू। एक जो हम फील्ड, लाइक ये जो हमारे पास बॉक्स है, इसके अंदर कोई भी वैल्यू हम जो एंटर करते हैं, दैट इज अ यूनिक। हम कोई भी रोल नंबर, नेम, कोई भी मार्क्स एंटर करते हैं, तो दैट इज एटॉमिक, लाइक सिंगल वैल्यू। देन एंट्रीज फ्रॉम द सेम डोमेन, क्योंकि हमारा ये कॉलम रोल नंबर है या नेम है या मार्क्स है, ये हमने टाइटल इसका लिख दिया है कि दिस इज एट्रीब्यूट लाइक रोल नंबर, तो वो एक ही डोमेन से पूरी की पूरी जो एंट्रीज होंगी वो इसी रोल नंबर के डोमेन से होंगी। देन यूनिक टपल्स, यूनिक कैसे होती हैं, हम प्राइमरी की अप्लाई कर देते हैं तो हमारी टपल्स जो है वो यूनिक हो जाती हैं। यूनिक एट्रीब्यूट नेम, हर एट्रीब्यूट का नेम यूनिक होता है। यू कैन नॉट एंटर टू एट्रीब्यूट्स विद द सेम नेम। एक टेबल के अंदर आप दो सेम एट्रीब्यूट्स फील्ड जो है वो डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, ये रिलेशन की प्रॉपर्टी है। देन इनसिग्निफिकेंट एट्रीब्यूट सीक्वेंस, एट्रीब्यूट आप लाइक वो जो टेबल पूरे का पूरा यूं टेबल बना रहे हैं, तो ये जो कॉलम्स हैं इनका सीक्वेंस डजंट मैटर। रोल नंबर आप यहाँ लिख दें, यहाँ लिख दें, यहाँ लिख दें, लास्ट पे ले जाएं, फादर नेम पहले लिख दें, मार्क्स पहले लिख दें, सब्जेक्ट बाद में लिख दें, तो दैट डजंट मैटर। हम अपनी आसानी के लिए चीज़ें सीक्वेंस में लिखते हैं कि हमें पता हो कि पहले मार्क्स आ रहा है, फिर ग्रेड आ रहा है, फिर एवरेज आ रहा है, फिर जीपीए, फिर सीजीपीए। वो सीक्वेंस हम अपनी आसानी के लिए, व्यू करने के लिए हम लिखते हैं। अदरवाइज द सीक्वेंस डजंट मैटर। डेटा को जस्ट एंटर होना चाहिए, स्टोर होना चाहिए, दैट डजंट मैटर कि वो कहाँ पे किस सीक्वेंस में स्टोर हो रहा है। देन इनसिग्निफिकेंट टपल सीक्वेंस, इसी तरह हमारी जो रोज हैं, टपल्स हैं, उनका सीक्वेंस भी मैटर नहीं करता है। आप रोल नंबर 1 का डेटा पहले एंटर कर दें, रोल नंबर 2 का करें, 3 का करें, या 2 3 का लास्ट में कर दें, मिडल में कर दें, तो दैट डजंट मैटर। डेटा आपका यूनिक होगा क्योंकि आपने प्राइमरी की एक एट्रीब्यूट के ऊपर अप्लाई की है, रोल नंबर के ऊपर या सीएनएससी के ऊपर, उस वजह से आपका डेटा जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। तो दैट मीन्स कि डेटा आपका जो स्टोर होना चाहिए, सीक्वेंस डजंट मैटर। किसी भी सीक्वेंस में आपका डेटा आएगा, ऑटोमेटिकली डेटा डुप्लीकेट नहीं होगा क्योंकि आपने प्राइमरी की लगाई है। तो डेटा किसी भी सीक्वेंस में हो, रो में, दैट डजंट मैटर। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द रिलेशन। तो ये हमारा इस सेशन में यहाँ मैं कंक्लूड करता हूँ। और नेक्स्ट हमारे पास एक कोड रूल्स हैं जो हमने बिल्कुल चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा था कि डॉक्टर ईएफ कोड ने जो 12 रूल्स प्रेजेंट किए हैं वो क्या हैं, दीज आर इम्पोर्टेंट रूल्स। तो इनको अब मैं डिस्कस करूँगा। इस सेशन को मैं क्लोज कर रहा हूँ, इसके फ़ौरन बाद आप कनेक्ट करेंगे तो उसमें हम फिर डिस्कस करते हैं इन कोड रूल्स। तो अभी जो हमने चीज़ें डिस्कस की हैं उनमें कोई आपको क्वेश्चन या कोई चीज़ समझ ना लगी हो, यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन। जी स्टूडेंट्स, आज कोई क्वेश्चन नहीं है, स्टूडेंट्स को बोला तो करें। नो सर। हाँ जी, सीआर को आपने सिर्फ बोलने के लिए रखा हुआ है। और ये बाकी मैं चेक करता हूँ, मेरे पास लास्ट 2 मिनट है, मुझे ज़रा अटेंडेंस लगवाएं। अब्दुल रहमान सुन रहे हो?
नहीं सुन रहा, ये एब्सेंट है। अदील मुजफ्फर यस सर, सुन रहा हूँ। सुन रहे हो? हाँ जी। अरूज सुन रही है? ये सो रही है? यस सर, तो बोलना किसने सुन है? रही है। हाँ जी, इकरा खान। क्वेश्चन था। इकरा खान जी सर। अभी बोल रहे हो। जवाद अली, ये नहीं सुन रहा। यस सर, सुन रहा हूँ। अच्छा, फिर कायनात। हाँ जी कायनात, सुन रहे हो आप? यस सर। ठीक है। मोहम्मद तैमूर, हाँ जी तैमूर सुन रहे हो या साइड पर रखा सर हुआ है? हाँ जी चलो, सुन रहे हो मेरा ख्याल है। जी मुस्कान ताहिर, जी सर, सुन रही हूँ। तो क्वेश्चन किसने पुट करना है? कोई क्वेश्चन नहीं है आपका? सर नहीं समझ सर, ही आ बहुत गया अच्छी आ समझ। गई है सर। चले। सायरा सैफ, यस सर। चले ठीक है। और समीन फातिमा, जी सर, मैं भी सुन रही हूँ। चले ठीक है। तो इसका मतलब है क्वेश्चन किसी को नहीं है। चले ठीक है जी, थैंक यू सो मच। ये सेशन में स्टॉप कर रहा हूँ यहाँ पे, और नेक्स्ट सेशन 4 में स्टार्ट करते हैं। उसमें आप दोबारा करेक्ट करें तो बड़ा इंपॉर्टेंट नेक्स्ट हमारे ऑनवर्ड सारे टॉपिक हैं इस चैप्टर के अंदर, तो कोशिश करें कि आप मिस ना करें। ये सारी चीज़ें टेक्निकल पॉइंट्स हैं, ये चीज़ें सारी आपके काम आएंगी। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।